लाइव कर दो। शांत हो जाइए अब। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक बड़ी समस्या ऑनलाइन में देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक कब आएगा। और दूसरा बड़ी समस्या है कि क्वेश्चन याद नहीं होता है। सुनिए हमारी बातों को। मोबाइल सबको अब रख दीजिए। वैसे ही मोबाइल पढ़ाई का सौतन बन चुका है। तो क्वेश्चन बैंक जो है, संस्थान के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है वो तो मार्केट में अवेलेबल है। हो सकता है मार्केट में शॉर्टेज हो गया होगा, तो पब्लिकेशन उसे समय पर मार्केट में अवेलेबल कराएगी। और दूसरी बात है, क्वेश्चन बैंक तो मार्केट में कब का ही पब्लिश हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास होगा भी। अरे न्यू में क्या होता है, कुछ होता है वहीं दो चार चीज जोड़ेगा, दो चार चीज घटाएगा, और क्या। आप लोग वयस्क हैं, बच्चा तो है नहीं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी करे कि नया कब आएगा। तो नया अवे करेगा तो उसमें क्या रहेगा। और ऐसे किताब सब के बारे में तो रोशन सर बताते नहीं है, ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है। हमारा काम है पढ़ाना, और यही तकलीफ है कि वही जो काम है हमारा। तो न्यू बुक अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो जल्द आता होगा, कोई संशोधन होता होगा। हालांकि संशोधन से संबंधित कोई खबरें हमारे पास तो है नहीं कि आपको बता दे एक्यूरेट टाइम। और एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या, याद नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, याद नहीं होता है। अब देखिए, याद नहीं होता है उसका दूसरा कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि आप याद करने बैठते ही नहीं है। ठीक है ना, याद करने नहीं बैठते हैं या पढ़ाई का लीक टूट जाता है, निरंतरता खत्म हो जाती है, तभी इस तरह की समस्या आती है। ठीक है ना, तो पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। याद न होने की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। और दूसरा कि याद करना बड़ी मेहनत वाला चीज है, एक ही बार में चाहिएगा कि पूरा गेट बाय हट हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। अब देखिए, एक तीसरा प्रश्न आया हुआ, आप लोग सुन रहे हैं ना। असली बात अभी बता रहे हैं, सारा दारोमदार इसी पर है कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो याद करने का जो टेक्निक है उसमें थोड़ा बदलाव लाइए। और जब आप याद कर रहे हैं तो आप जब याद कर रहे हैं तो रिवीजन साथ साथ करिए। रिवीजन साथ साथ कैसे करिए, मान लीजिए दोस्तों, आपको याद करना है
क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 303 तक मान लीजिए आपको याद करना है। अब हमारा टेक्निक जो है याद करने का क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, हम कैसे याद करते हैं। ठीक है, अब तो हमको याद हो गया है बहुत कुछ, लेकिन जब याद नहीं था तो हम कैसे याद करते थे वो आपके साथ हम शेयर कर दे रहे हैं। एक बार शेयर किए भी थे हम, तो एक बार शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसे फॉलो करिएगा, और हमारी तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और बहुत लोग इस सिद्धांत पर काम करते होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक याद कर लेंगे। 1 से लेकर 50 तक याद करेंगे। क्वेश्चन 1 से 50 तक याद हो गया, या आप कोई भी रेंज ले सकते हैं, 1 से 20 तक का भी रेंज ले सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आप 1 से 50 तक का रेंज ले सकते हैं। 1 से 50 तक जब आपको पूरी तरह से याद हो गया तो तब उसके बाद आप याद करिएगा 51 से 100, 51 से 100, 51 से 100 पूरी तरह से याद हो गया। उसके बाद हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद हम रेंज लेंगे 1 to 100। पहले याद करेंगे 1 से 50 तक, फिर याद करेंगे 51 से 100 तक, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद 1 से 100 तक। अब ये दोनों याद हो गया तो फिर से इसको याद करने में आधा से भी कम समय लगेगा। अब फिर हम क्या करेंगे दोस्तों कि 100 101 से हम याद करेंगे 150 तक, फिर 101 से 150 तक याद हो गया, फिर 1 से 150 तक याद करेंगे, फिर उसके बाद हम 151 से 200 तक, 151 से 200 तक याद करेंगे, और फिर 1 से 200 तक याद करेंगे, फिर 201 से 250, अब फिर 1 से 250, फिर 151 से 303, अब फिर 1 से 303, और अंत में जब आप 1 से 303 पर पहुंचिएगा बहुत कम समय लगेगा आपको। और इस तरह से 2 काज एक साथ हुआ, आप याद भी किए और साथ साथ रिवीजन भी कर लिए। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इतना समय देने के बाद आपको 100% याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रक्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं अगर याद होने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। और अगर 1 से 50 तक में कोई दिक्कत आ रहा है तो हम रेंज 1 से 20 तक ही लेंगे, लेकिन प्रोसेस वहीं रखेंगे। बात को समझे कैसे याद करना है। और इस प्रक्रिया में याद करने के साथ साथ रिवीजन भी शामिल है, दोनों काज एक साथ हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है आदमी उब जाता है, जैसे आप 1 से 50 तक याद किए, फिर 51 से 100 तक, फिर 1 से 100 तक, फिर 101 से 50 तक, फिर 1 से 150 तक आने में उसको बोरिंग फीलिंग होने लगता है, क्योंकि उसको लगता है 1 से 50 तक तो याद ही है, छोड़ देता है, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम फॉलो करना है। जो क्वेश्चन याद भी है फिर भी उस पर क्वेश्चन पर पेन रखना है, ऑप्शन पर पेन रखना है, एक बार दिमाग में उसको हटा लेना है। तो इस प्रक्रिया का जब आप पालन करिएगा याद साथ साथ रिवीजन होते रहेगा। अब ठीक उसी तरह बायोलॉजी के 18 चैप्टर का क्वेश्चन याद करना है, तो पहले हम पहला चैप्टर याद करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर याद करेंगे, फिर हम पहला दूसरा को फिर से याद करेंगे, फिर तीसरा को याद करेंगे, फिर पहला दूसरा तीसरा को याद करेंगे, फिर चौथा को याद करेंगे, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा को याद करेंगे। इस प्रक्रिया में याद करना रिवीजन दोनों शामिल है। और अंत में जब आप 1 से लेकर 18 तक पहुंचिएगा तो उसमें बहुत कम समय लगेगा दोस्तों, बहुत कम समय लगे। चलिए, प्रेम कुमार राजा करा है, ताली मत मारिए, ताली मत मारिए, ठीक है। यही होता है, आप लोग थोड़ा बहुत से खुश हो जाते। ताली उसी दिन मारना जिस दिन वर्दी पहनिएगा, बाकी ताली का कोई वैल्यू नहीं है। रैली में भी अभी बहुत ताली लग रहा होगा, है कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें रैली वाला ताली नहीं चाहिए, असली ताली चाहिए, और असली ताली वर्दी पहनकर होगा। तो
तो आइए दोस्तों, समय हो गया है कि हम वास्तविक बातों पर चर्चा करें। इससे पहले कि क्लास में हम अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर, अवधारणा को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं। अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा इस शब्द का उपयोग होता है, अवधारणा। ठीक है, कौन सा शब्द? अवधारणा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? कॉन्सेप्ट। तो इस शब्द का हम उपयोग करेंगे तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर विचार किए। एक अवधारणा एडम स्मिथ ने उत्पन्न किया था, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करके एक नए विचार को जन्म दिया। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था आया। समाजवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान में पतन हो चुका है, कहीं पर भी अब इस प्रकार के समाजवादी अर्थव्यवस्था का देखने को नहीं मिलता है। अर्थव्यवस्था का तीसरा अवधारणा जो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा देश है, हमारा देश है। लेकिन एक बात जो हम पिछले क्लास में बताना भूल गए थे कि हमारा जो देश है भारत यानी कि इंडिया, यहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस बात का जिक्र हम कर दिए थे कि भारत ने आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसलिए अपनाया क्योंकि आजादी के समय न हम पूंजीवादी अपनाने के योग्य थे और न ही समाजवादी अपनाने के योग्य थे, इसलिए दोनों को अपना लिए। और दोनों को अपना लिए मतलब मिश्रित। लेकिन भारत ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, भारत ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यह अर्थव्यवस्था कभी भी पूर्ण रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई नहीं दिया। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं कि समाजवादी के भी लक्षण मौजूद होते हैं और पूंजीवादी के भी लक्षण मौजूद होते हैं। दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं, समाजवादी का और पूंजीवादी का, समाजवादी का और पूंजीवादी का। लेकिन भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में, भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में कभी भी समाजवादी और पूंजीवादी एक समान रूप से नहीं रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है, इस भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में कभी भी पूंजीवादी और समाजवादी समान रूप से नहीं रहा। भारत पर कभी कभी हावी रहा कौन? समाजवादी। और वर्तमान में हावी है क्या? पूंजीवादी। अगर भारत के स्वरूप को देखिएगा 1947 से लेकर 1991 तक, 1947 से लेकर 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था किस ओर झुका रहा? किस ओर झुका रहा? समाजवादी की तरफ झुका रहा। 1947 से लेकर 1991 तक भारत सरकार ने ऐसे ऐसे कदमों को उठाया कि अर्थव्यवस्था हूबहू किसके समान प्रतीत हो रही थी? समाजवादी की तरफ प्रतीत हो रही थी। ऐसा इसलिए कि इस दौर में सरकार ही सब कुछ करती थी और जब मन होता था सरकार जबरदस्ती भी करती थी। उदाहरण के लिए आपको याद है कि 1969 में एक बहुत बड़ी घटना घटी। 14 प्राइवेट बैंक को डायरेक्ट क्या बना दिया गया? सरकारी बना दिया गया, जबरदस्ती। अब समझ जाइए 14 प्राइवेट बैंक के मालिक उसे किस तरह खड़ा किए होंगे और अचानक एक दिन वो सोकर उठे होंगे और पता चला होगा कि ये अब तो क्या हो चुका है, सरकारी। तो इतने भयानक भयानक कदम उठाए गए इस दौर में। कंपनी खड़ा होती थी और पता चलता था कि अब तो उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, सरकार का हो गया।
और सरकार आगे आकर कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर रही है, निश्चित ही यह कौन लक्षण है? समाजवादी सरकार अपने अंडर में कंपनी को ले रही है, मतलब सरकार खुद उत्पादन करना चाह रही है, जो एक कैसा लक्षण है? समाजवादी। तो 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में किस ओर झुका रहा? समाजवादी की ओर झुका रहा। यानी इस टाइम पीरियड में मुख्य रूप से सरकार ही उत्पादन में भागीदार ले रही थी। प्राइवेट कंपनी को खुलने के लिए इस बीच में लाइसेंस लेना पड़ता था। आप सरकार से लाइसेंस लेकर ही उत्पादन कर सकते थे। लाइसेंस के शर्त बहुत बहुत कठिन थे, इतने कठिन थे कि कोई प्राइवेट कंपनी खोलना नहीं चाहता था। इस दौर में चीनी मिल खोलने के लिए भी सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। इतनी ज्यादा कंपनियों पर सरकार का प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही हम 1991 के दौर से बाहर आते हैं, 1991 में देश का बड़ी खास्ता हाल हो गया, बहुत खास्ता हाल। 1991 में इतनी खास्ता हाल पर भारत पहुंच गया कि वित्तीय आपातकाल लगाने की पूरी संभावना बन गई। आप जानते हैं भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई। 3 प्रकार के आपातकाल में भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, लेकिन वित्तीय आपातकाल लगाने के जितने भी शर्तें हैं वो सारे शर्त पूरा कर रहा था 1991 में भारत। पूरी परिस्थिति थी 1991 में कि अब भारत वित्तीय आपातकाल में चला गया है। लेकिन फिर भी भारत के नेताओं ने बोला कि वित्तीय आपातकाल लगा देंगे, पाकिस्तान क्या समझेगा, जब तो इसके पास पैसा भी नहीं है, और जब वो जानेगा तो अटैक कर देगा तुरंत है कि अब इसके पास पैसा नहीं है, उठा लो अब जो। तो वैश्विक दबाव ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1991 में जानबूझकर भारतीय राजनीतिज्ञों ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा ही नहीं की और बचने के लिए सोना को इंग्लैंड के पास गिरवी रखा। 1991 की बात है। तो जब तक हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुके रहे, देश गर्त में चला गया। 1991 में बहुत हालत खराब था। ऐसा भी दिन दिखना पड़ा भारत को जब मात्र 3 दिन के लिए पेट्रोलियम आयात का पैसा था भारत के पास। 3 दिन के बाद पेट्रोलियम कैसे आयात होगा कहना मुश्किल था, सरकार को कुछ नहीं सूझ रहा था। लेकिन 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन। और 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय वित्त सचिव थे, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उसी समय 1991 में क्रांतिकारी कदम उठाए गए, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण यानी सरकारी कंपनी को निजी हाथ में दीजिए, उसके बाद वैश्वीकरण यानी विदेशी कंपनी को भारत में आकर उत्पादन करने दीजिए, उदारीकरण मतलब लाइसेंस जो लेना पड़ता था उस प्रथा को समाप्त कर दीजिए। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील हुई और बहुत तेजी के साथ गतिशील हुई। 1991 के बाद ही सही रूप से भी भारत का विकास एक निश्चित क्रम में मतलब होती रही। उसके बाद कभी हम पीछे मुड़कर नहीं देखे। हाल फिलहाल में कोरोना के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ दिक्कतें आई थी, वो भी अब दूर होने के कगार पर है। लेकिन हुआ क्या कि 1991 से अब वर्तमान में 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था की परिस्थिति का जब आप मूल्यांकन करिएगा तो पता चलेगा कि ये किधर झुका हुआ है, पूंजीवादी की ओर झुका हुआ है। और वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है जिसकी अगुवाई माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसमें तो लग रहा है कि सीधे सीधे किधर आ गए हम लोग, पूंजीवादी की तरफ आ गए। क्योंकि सड़क बनाए जा रहे हैं निजी व्यक्तियों के द्वारा, टोल वसूले जा रहे हैं निजी व्यक्तियों के द्वारा, एयरपोर्ट सौंपे जा रहे हैं निजी व्यक्तियों को। यह सब दर्शाता है कि सरकार की नीयत अब किस ओर जाने की है, पूंजीवादी की ओर जाने की है। तो आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को जरूर अपनाया, लेकिन भारत में कभी भी पूरी तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप कायम नहीं हो पाया। 1947 से 1991 तक का भारत जहां समाजवादी की तरफ पूरी तरह झुका हुआ था,
वो भारत 1991 के बाद किधर झुक गया। और वर्तमान परिस्थितियों को तो देखकर लगता ही नहीं है कि समाजवादी का कोई अंश भारत की अर्थव्यवस्था में रह गया है। हर जगह क्या झलक रहा है, पूंजीवादी, यानी अंबानी एंड अडानी। बात समझे कि नहीं समझे? कोई कह रहा रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों, ये लाइव है जी, रिकॉर्डेड कह रहेगा जी। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप पूरी तरह से कभी भी मिश्रित, शुरुआत में समाजवादी की ओर झुका रहा और वर्तमान में पूंजीवादी की ओर झुका रहा। अब आइए दोस्तों, हमने साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य हिस्सों में पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में बांटे। लेकिन अर्थव्यवस्था का यह बंटवारा परंपरागत बंटवारा कहलाता है, यानी कि पुराने अर्थशास्त्रियों ने ही अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप को विकसित किया है। इसलिए पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित में जब हम अर्थव्यवस्था को बांटते हैं तो ये बंटवारा करने की एक पुरानी पद्धति है जिसे अर्थशास्त्र में परंपरागत पद्धति के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उदय हुआ तो विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्था को एक नए सिरे से बंटवारा करने को सोचा और उन्होंने बंटवारा करने का जो आधार रखा वो रखा दोस्तों प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगर आप इस टर्म को नहीं समझ रहे हैं तो आप इस टर्म को तो समझ ही नहीं रहे हैं। यानी विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को किस आधार पर बांटा? आय के आधार पर, लोगों के इनकम के आधार पर। और विश्व बैंक ने लोगों के इनकम के आधार पर अथवा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को बांटा, उसमें पहला प्रकार है आपका विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था को हम उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? उच्च आय वर्ग वाली अवस्था, उच्च आय वर्ग वाली अवस्था। अब विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जिस देश का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, थोड़ा नोट में सुधार करिएगा क्योंकि नया डाटा आ गया है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $13,205 से अधिक हो, $13,205 से अधिक हो। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा क्योंकि नोट, अब जानते हैं कि हर साल इस डाटा में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो अगर परीक्षा से पहले परिवर्तन होगा तो करेंट अफेयर सब्जेक्ट में आपको ये सुधार करवा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज तक का जो डाटा है, एक विकसित अर्थव्यवस्था विश्व बैंक के अनुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $13,205 से अधिक है। ध्यान दीजिएगा, $13,205 से अधिक है, $13,205 से अधिक है। क्लियर हो गया? सुधार लिए? क्लियर हो गया? अब इस तरह की अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो निश्चित तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, फ्रांस की अर्थव्यवस्था, जर्मनी का अर्थव्यवस्था, यानी कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सब किस तरह के अर्थव्यवस्था के उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। विकसित अर्थव्यवस्था का पर्यायवाची क्या है? उच्च आय वर्ग वाली अवस्था, उच्च आय वर्ग वाली अवस्था। दूसरा जो वर्गीकरण है
वो है विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटा जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था को पुनः विश्व बैंक के अनुसार कितने हिस्सों में बांटा जाता है? दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हो गया निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था, और दूसरा हो गया उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अवस्था। ठीक है ना। विकासशील अर्थव्यवस्था को पुनः विश्व बैंक कितने हिस्सों में विभाजित किया है? दो हिस्सों में विभाजित किया है, निम्न मध्यम आय वर्ग और उच्च मध्यम आय वर्ग। निम्न मध्यम आय वर्ग और उच्च मध्यम आय वर्ग। अब निम्न मध्यम आय वर्ग कौन है? तो निम्न मध्यम आय वर्ग वो है जिसका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1046 से $4255 के बीच हो। $1046 से $4255 के बीच हो। और उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था वो है जिसमें $4256 से $13,205 हो। $4256 से $13,205 के बीच हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1046 से लेकर $13,205 के बीच हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्या हुआ? हाँ, $1046 से 13,200। अरे बात को समझिए। क्या बोले? अरे लिखिए जी, लिखिए। अब सुनिए बात, नहीं समझे क्या? अरे 1046 से 4255, 1086 से 4255, 4256 से 13,205, इसको लिखिए ना। क्या? अरे बोले तो इसमें गलत है, सुधारिए, नया डाटा आया है जी। शुरुआत में तो बोल दिए हैं कि नया डाटा है, इसको लिख लीजिए, सुधार कर लीजिए। नोट जिस समय बन रहे थे तब कोई और डाटा था, अब कुछ और डाटा है तो सुधार करना है। बात समझ कर रहे हैं? हो गया? सुधार कर लिए? अब ध्यान दीजिए, तीसरी जो है, तीसरी आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नवीनतम डाटा के अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1085 से क्या हो? कम हो। $1085 से कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। क्लियर? सुधार कर लिए? नोट एक बार रीडिंग करके आइएगा तब ना पता चलेगा। ठीक है। अरे 1086 ही बोल रहे हैं दोस्तों, 1086 बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो विश्व बैंक के अनुसार
कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था हो गया? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था। कौन कौन? क्लियर हुआ ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था के 2 श्रेणी है। कितने श्रेणी है? 2 श्रेणी है। एक आपका हो गया उच्च मध्यम और दूसरा हो गया निम्न मध्यम। उच्च मध्यम और दूसरा उच्च मध्यम कहां से है? 1086 से 13,205, नहीं सॉरी, $4255। और ये है आपका 4200, गड़बड़ा गया। उच्च मध्यम हो गया $4200 से $13,205 और निम्न मध्यम हो गया 1086 से $4255। अब ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में भारत का जो स्थान है वो निम्न मध्यम में है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था। और विकासशील अर्थव्यवस्था के श्रेणी में, विकासशील अर्थव्यवस्था के श्रेणी में हम किस श्रेणी में? अभी निम्न मध्यम में। भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब निम्न मध्यम के श्रेणी में है। वहीं चीन हो गया, मलेशिया हो गया, क्यूबिया हो गया, वो सब किसके श्रेणी में है? उच्च मध्यम के श्रेणी में है। लेकिन अगर हम निम्न मध्यम उच्च मध्यम पर विचार न करें तो विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था। अब ध्यान दीजिए कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी लक्षण मौजूद होती है, ये हमें समझना है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन कौन से लक्षण मौजूद होते हैं? तो इसके लिए हम दूसरे शब्दों पर क्यों जाए? जो लक्षण भारत में मौजूद है, जो लक्षण हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद है, वही लक्षण होगा किसका? विकासशील। क्योंकि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार हम किस प्रकार के देश हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था के देश है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो लक्षण मौजूद है वही लक्षण किसके होंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था को होंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से लक्षण मौजूद है? तो सबसे पहले समझिए कि विकासशील की कल्पना तब की गई है जब हम पहले से पता हो कि विकसित क्या होता है। बात समझे कि नहीं समझे? विकासशील की अवधारणा तब आती है जब हमें पहले से विकसित के बारे में पता है। अगर विकसित के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो फिर विकासशील हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जो लगातार विकास करते 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 अंततः किस ओर जाने की कोशिश करती रहती है? विकसित की ओर। एक विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो लगातार क्रमिक रूप से क्या कर रहा हो? विकास कर रहा हो और अंततः विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो लक्षण है उसके करीब पहुंच रहा हो। एक विकासशील अर्थव्यवस्था वो नहीं है कि जिसकी विकास की प्रक्रिया रुक गई है। अगर विकास की प्रक्रिया रुक गई है तो भी वो विकासशील की श्रेणी में नहीं आएगा दोस्तों। तो जब देश लगातार विकास करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है और विकसित अर्थव्यवस्था के मापदंडों की ओर पहुंच रहा है, तब हम उसे रखते हैं किस श्रेणी में? विकासशील श्रेणी में।
और भारत में कई ऐसे लक्षण हैं जो दर्शा रहा है कि जल्द ही भारत विकसित अर्थव्यवस्था के मापदंडों के पास पहुंच जाएगा। भारत में ऐसे कई लक्षण हैं जो यह दर्शाता है दोस्तों कि भारत जल्द ही विकसित अर्थव्यवस्था के मापदंडों के निकट पहुंच जाएगा। लेकिन हम किन किन तथ्यों से यह दर्शा पाएंगे कि भारत विकासशील है? भारत विकासशील है, यह सबसे बड़ी बात। भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसको पुष्टि करने में सबसे प्रमुख योगदान है या सबसे प्रमुख तथ्य है कि आजादी के बाद भारत का राष्ट्रीय आय लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब से हम आजाद हुए भारत का राष्ट्रीय आय में 2 बार गड़बड़ियां उत्पन्न हुई है। एक बार तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिस समय 2 युद्ध भारत लड़ा था, 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान का था। केवल एक वो दौर था जब भारत का राष्ट्रीय आय क्या हुआ था? घटा था, यानी उसमें कमी आई थी। और दूसरा दौर जो था वह कोरोना महामारी के समय था, जब हमारी राष्ट्रीय आय क्या होगी? कम हो गई। अगर आजादी के बाद युद्ध वाली परिस्थिति और कोरोना महामारी वाली परिस्थिति को अपवाद मान ले तो भारत का राष्ट्रीय आय न कभी स्थिर हुआ है न कभी घटा है, वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जो इस बात को साबित करता है कि भारत क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था। वहीं भारत का राष्ट्रीय आय थम जाने का मतलब किसी वित्तीय वर्ष, मान लीजिए भारत का राष्ट्रीय आय 150 करोड़ है, किसी वित्त वर्ष में भारत का राष्ट्रीय आय कितना है? मानकर चलते अगले वित्त वर्ष में भी वो कितना रहता? 150 करोड़। अगले वित्त वर्ष में भी वो कितना रहता? 150 करोड़। तब हम कहते हैं कि भारत की विकास की जो गति है वो क्या हो चुकी है? थम चुकी है। लेकिन ऐसा कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ। नहीं हुआ। आजादी के बाद लगातार हमारा राष्ट्रीय आय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जो इस बात को साबित करता है कि हमारा देश किस प्रकार का है। तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इस बात की पुष्टि करने के लिए सबसे प्रमुख तथ्य आपके पास क्या होनी चाहिए? आजादी के बाद भारत का राष्ट्रीय लगातार। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आजादी के बाद अगर लगातार राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो रही है तो निश्चित तौर पर आजादी के बाद से प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्योंकि एक देश का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसके सहायता से निकाला जाता है? राष्ट्रीय आय को हम जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय के बारे में और डिटेल जानकारी आपको चैप्टर नंबर 2 जब नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। दूसरा तत्व क्या है दोस्तों? दूसरा तत्व ये है, भारत को विकासशील बताने के लिए दूसरा प्रमुख तत्व कि भारत की जो कृषि है, भारत की कृषि, आप जानते हैं कि आज भी भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि भी है। कार्यशील जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा, 50% हिस्सा किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत में आज भी कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो भारत की जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के उत्पादन तथा उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। उत्पादन और उत्पादकता का मतलब समझ रहे ना आप? उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, कितना उत्पादन हुआ। ठीक है, एक खेत में 10 क्विंटल गेहूं उत्पादित हुआ तो हम कहेंगे कि उत्पादन 10 क्विंटल है। लेकिन ये शब्द थोड़ा अलग है। प्रति हेक्टेयर जितना उत्पादन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। प्रति हेक्टेयर में होने वाले उत्पादन को ही क्या कहा जाता है? उत्पादकता कहा जाता है। तो हमारी जो कृषि है, जो हमारे अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख व्यवसाय है, यह व्यवसाय में लगातार उत्पादन तथा उत्पादकता क्या हुआ है? बढ़ा है। क्या हुआ है दोस्तों?
बढ़ा है। जब देश आजाद हुआ था तो 80% कार्यशील जनसंख्या किसमें लगे हुए थे? कृषि कार्य में लगे हुए थे। फिर भी हमारी उत्पादन इतनी कम थी, हमारी उत्पादन इतनी कम थी कि हम अनाज को भी विदेशों से आयात करते थे। लेकिन जैसे ही 1966 में देश में हरित क्रांति सफल हुआ, हम अपनी उत्पादन को भी कई गुना बढ़ा पाए और हम अपनी उत्पादक को भी कई गुना सुधार लिए। तो अगर हमारे देश की सबसे बड़ी व्यवसाय में लगातार ग्रोथ हो रहा है तो ये भी साबित करता है कि हम क्या हैं? विकासशील है और विकसित होने के राह पर चल सके हैं। और इसमें कभी रुकावट नहीं हुई है, ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता लगातार जो बढ़ा है वो 1966 के बाद बढ़ा है, जब देश में हरित क्रांति सफल हुई, उसके बाद बढ़ा है दोस्तों। अब भारत को विकासशील साबित करने के लिए तीसरा प्रमुख तत्व आप क्या दे सकते हैं? तीसरा प्रमुख आप दे सकते हैं कि भारत में पूंजी निर्माण की दर में, पूंजी निर्माण के दर में लगातार क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। लगातार सुधार हो रहा है। भारत के अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के दर में भी लगातार क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। अब इस तत्व को समझिए कि पूंजी निर्माण क्या है और पूंजी निर्माण में लगातार सुधार होने का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था का मुख्य काम क्या है दोस्तों? उत्पादन करना। किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य काम क्या है? उत्पादन करना। अर्थव्यवस्था में उत्पादन ही नहीं होगा तो सारी आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगी? ठप हो जाएगी। सारी आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगी? ठप हो जाएगी। तो एक अर्थव्यवस्था का मुख्य काम क्या है? उत्पादन करना। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य काम क्या है? लेकिन उत्पादन करने के लिए आपको पूंजी जुटानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अर्थात बिना पूंजी का उत्पादन संभव नहीं है। बिना पूंजी का उत्पादन संभव नहीं है। और पूंजी तब आएगी जब देश के लोग क्या करेंगे? निवेश करेंगे। देश के लोग क्या करेंगे? निवेश करेंगे। तभी उद्योगों के पास क्या आएगा? तभी वो क्या कर पाएंगे? उत्पादन करेंगे। और देश में लोग निवेश तब करेंगे जब वो क्या करेंगे? बचत करेंगे। जब वो क्या करेंगे? बचत करेंगे। और बचत तब करेंगे दोस्तों जब वो किस स्थिति में होंगे? रोजगार में होंगे। तो जब देश आजाद हुआ था दोस्तों तो 80% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे। जब देश आजाद हुआ था तो 80% जनसंख्या किस क्षेत्र में काम कर रहे थे? कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे। और कृषि क्षेत्र की हालत बहुत खराब थी। जमींदारों ने तो पूरा लूट कर कृषि को बर्बाद कर दिया था। तो जो लोग कृषि क्षेत्र में काम भी कर पाते थे ना, वो अपनों ही पेट नहीं भर पाते थे। और जब अपनों ही पेट नहीं भर पाते थे तो क्या आप उसे बचत की उम्मीद रख पाएंगे? और एक देश में बचत नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा? निवेश नहीं होगा। और निवेश नहीं होगा तो क्या नहीं आएगा? पूंजी नहीं आएगा। पूंजी नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा? उत्पादन नहीं होगा। और उत्पादन नहीं होगा तो देश विकास और मानव की आवश्यकताएं पूरी नहीं। तो सब कुछ डिपेंड करते हैं नागरिकों के बचत पर। तो जैसे जैसे दोस्तों सुधार होते गया अर्थव्यवस्था में, कृषि क्षेत्र से निकल कर लोग अन्य क्षेत्रों में जब काम करने गए तो उनके पास रोजगार के कुछ बेहतर विकल्प आए और उन्होंने बचत करना स्टार्ट किया। और जब बचत करना स्टार्ट हुआ तब जाकर अर्थव्यवस्था में क्या होने लगा? निवेश होने लगा। और निवेश होने के साथ अर्थव्यवस्था में पूंजी बनने लगी। और पूंजी बनने से उत्पादन क्या हो गया? बढ़ने लगा। और ये दौर 1991 के बाद आया। ये दौर कब आया? यानी यह दौर तो आजादी के बाद रिस कर आगे बढ़ रहा था। 1947 के बाद रोजगार में आने का और बचत करने का दौर बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे 1991 का दौर आया इसमें तेज प्रगति हुई।
1991 में जब उदारीकरण और वैश्वीकरण लागू हुआ तो ढेर सारे कंपनियां आई तो लोगों ने ट्रेन पकड़ पकड़ कर स्थान बदलकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गए। उन्होंने वहां पर कृषि से बेहतर रोजगार उन्हें मिला फैक्ट्रियों में। इससे उनके बचत करने की आदतों पर असर पड़ा और वो बचत करने लगे तो देश में किसका निर्माण हो गया? तो वो पूंजी निवेश होने लगे और उत्पादन में लगातार क्या होता गया? बढ़ता गया। और ये दौर आज भी चालू है दोस्तों, ये दौर आज भी चालू है। आज भी हमारे अर्थव्यवस्था में लगातार निवेश बढ़ रहा है। हाल फिलहाल का रिपोर्ट आया है कि पहले जनसंख्या का 3% लोग ही शेयर मार्केट में निवेश करते थे, आज उसकी संख्या बढ़कर जो है 10% से अधिक हो गई है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये स्थिति भी साबित करता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये स्थिति भी साबित करता है कि हम किस ओर जा रहे हैं? विकासशील की ओर जा रहे हैं। विकासशील साबित करने का ये 3 तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा और भी कई तथ्य आपके नोट में दिया हुआ है जिस आधार पर हम भारत को विकासशील साबित कर सकते हैं। क्लियर? पढ़िए एक बार तो, क्या उस पॉइंट में ऑनलाइन वाले भी दोस्तों एक बार पढ़िए तो। विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण के जो संकेत हैं, क्या उन संकेतों में आपको कोई दिक्कत हो रहा है? कोई कह रहा बोर्ड में टाइम दिखा रहा है। अरे बोर्ड में टाइम छोड़िए ना। देखिए 5 नंबर में क्या है। अच्छा 5 नंबर में है, राष्ट्रीय में प्राथमिक क्षेत्र का भार कम होता जा रहा है और सेवा क्षेत्र का भाग लगातार बढ़ रहा है। तो 5 नंबर को समझने में निश्चित तौर पर दिक्कत होगा क्योंकि अभी हम क्षेत्र का जिक्र नहीं किए हैं दोस्तों। क्षेत्र का जिक्र करना है। क्षेत्र का जिक्र जैसे ही करेंगे तो वहां पर इस 5 नंबर पॉइंट को हम समझा देंगे। किन्हीं को अगर 5 नंबर पॉइंट में समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़े हैं, क्षेत्र के बारे में आगे क्वेश्चन है। क्लियर? एक कुछ कर एक पूछ रहा समुदाय क्या है? समुदाय क्या है? समुदाय मतलब कम्युनिटी। एक विशेष क्षेत्र में जितनी जाति रहती है वह विशेष क्षेत्र का समुदाय कहलाता है। किन्हीं को इस शब्द में दिक्कत है क्या? है? जब भी हम जानते हैं कि समुदाय क्या है तो समुदाय एक विशेष क्षेत्र में, यानी मान लीजिए एक विशेष क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मानव रहते हैं, कुत्ता रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, अन्य पशु पक्षी रहते हैं। ये सब मिलकर क्या कहलाएंगे? एक विशेष क्षेत्र में सजीवों की जितनी जातियां मौजूद रहती है
वो सब मिलकर उस विशेष क्षेत्र का क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। उदाहरण के लिए मेरे गांव का समुदाय पटना के समुदाय से अच्छा है, अंग्रेजी में इसे कम्युनिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो समुदाय का मतलब ये होता है एक विशेष क्षेत्र। जैसे समुदाय का अर्थ समझना है तो पहले हमें यह समझ लेना कि हम कहाँ की समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। एक विशेष क्षेत्र में सजीवों की जितनी भी जातियां रहती है वो मिलकर के क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? समुदाय कहलाती है। कहीं पर समुदाय का जिक्र है क्या? न्यू डाटा अभी आया नहीं है, आएगा तो हम क्लियर करवा देंगे या करंट अफेयर में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए जीडीपी पीपीडी सब पूछ रहे हैं, वो दूसरा चैप्टर का विषय है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित समझ गए। विकसित तो आपको पता है यूरोपियन कंट्री जितने हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो भी ध्वजा बुलंद करने वाले हैं सब विकसित हैं। हम लोग विकासशील है, यानी एशिया महादेश ही पूरी तरह से किसमें है? एक दो को छोड़कर, एशिया महादेश में एक दो को छोड़कर, जैसे सिंगापुर हो गया, एक दो को छोड़कर लगभग एशिया महादेश के देश किस अवस्था में है? विकासशील अवस्था में है। अमेरिका और यूरोपीय महादेश के देश जो है वो किस अवस्था में है? विकसित अवस्था में है। अमेरिका और यूरोपीय महादेश के देश किस अवस्था में है? विकसित अवस्था में है। एशिया का देश किस अवस्था में है? विकासशील का अवस्था में। और अफ्रीकन कंट्री जो है वो अल्प विकसित अवस्था में। अफ्रीकन कंट्री जो है वो अल्प विकसित अवस्था में है। ये है दुनिया का लगभग स्थिति दोस्तों। तो हमें ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारा देश विकासशील है और विकासशील हम अपने देश को किन तथ्यों के सहारे साबित कर सकते हैं, क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों भारत में जब योजना आयोग अस्तित्व में था, भारत में योजना आयोग जब अस्तित्व में था, फिलहाल योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया। सो रहा है उसको जगाइए, कहां से सब करो, जागिए जागिए, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, जब भारत में योजना आयोग अस्तित्व में था, योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग बनाया गया। लेकिन जब योजना आयोग अस्तित्व में था तो उन्होंने भी भारत का वर्गीकरण एक सिरे से किया था और योजना आयोग भारत को विकासशील नहीं मानता था। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश में निम्न मध्यम वाली स्थिति है हमारी। लेकिन योजना आयोग जब अस्तित्व में था वो विश्व बैंक के वर्गीकरण को मान्य नहीं किया। योजना आयोग ने भारत को विकासशील देश नहीं कहा, योजना आयोग ने भारत को क्या कहा दोस्तों? अर्धविकसित कहा। उन्होंने भारत को क्या कहा? तो हमारी योजना आयोग जब अस्तित्व में थी, हालांकि अब वो नहीं है, ये हम नहीं भी पढ़ते तो चलता, फिर भी एक टर्म आता है अर्धविकसित, तो इन्हें हमें समझ लेना जरूरी होगा। तो भारत का योजना आयोग जब अस्तित्व में था तब वे भारत को विकासशील न मानकर भारत को क्या माना? अर्धविकसित माना। क्या माना दोस्तों? अर्धविकसित। अब योजना आयोग भारत को अर्धविकसित कैसे मान रहा था? तो भारत का योजना आयोग भारत को अर्धविकसित इस शर्त पर मान रहा था कि उन्होंने भारत के विभिन्न स्थितियों की तुलना विकसित देशों से की। यानी भारत के विभिन्न स्थितियों की तुलना जब विकसित देश से योजना आयोग की तो उन्हें पता चला कि विकसित देश में जो मापदंड है नागरिकों का, वह मापदंड भारत में लगभग आधी स्थिति में है। और इस अनुरूप भारत के योजना आयोग ने भारत को क्या कहा? अर्धविकसित कहा। क्या कहा? तो योजना आयोग के अनुसार, जो अब अस्तित्व में नहीं है, योजना आयोग के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था अर्धविकसित है। और भारत की
भारत की अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित इसलिए है कि भारत के योजना आयोग ने भारत के भिन्न भिन्न मापदंडों की तुलना किन देशों से की, और विकसित देशों से तुलना करने के बाद पता चला कि ढेर सारे मापदंड पर हम आधे की स्थिति में और कुछ में आधे से भी क्या है, कम है। इसीलिए योजना आयोग को विकासशील शब्द अच्छा नहीं लगा और एक नया शब्द इजाद किया, और वो क्या था दोस्तों, अर्ध विकसित। क्या था? अब भारत अर्ध विकसित है या भारत विकासशील है, इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों, बस फर्क है तो संस्था का फर्क है। बात समझ रहे ना? भारत एक विकासशील देश है और भारत एक अर्ध विकसित देश है। ये दोनों बात एक दूसरे का पर्यायवाची है, ये दोनों बात एक दूसरे का पर्यायवाची है। इनमें अंतर है तो सिर्फ संस्था का, कि एक संस्था भारत को विकासशील कर रहा है तो एक दूसरी संस्था भारत को क्या कर रहा है, अर्ध विकसित कर रहा है। इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। जिन तथ्यों के सहारे आप भारत को विकासशील से घोषित करते थे, उनसे कुछ हटकर अगर तथ्य लाएंगे तो भारत क्या घोषित हो जाएगा, अर्ध विकसित। जैसे भारत को अगर अर्ध विकसित घोषित करना है तो वे कौन कौन से लक्षण है कि भारत को अर्ध विकसित घोषित करता है, पढ़िए आप उस लक्षण को, और निश्चित तौर पर आप पढ़कर ही समझ जाइएगा। जाना है, जाइए। एक बहुत अच्छा लाइन आ रहा है, पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान भी विकासशील देश है दोस्तों। पाकिस्तान भी कैसा देश है, विकासशील देश है और निम्न मध्यम में ही है, ठीक है। और टेंशन नहीं लीजिए, हर मापदंड में वो भारत से पीछे है। आगे भी हो भी जाएगा तो छोड़ दीजिए, हम मान भी नहीं करेंगे वो आगे है क्या। आजकल ऐसा हो रहा है, जब कोई विदेशी संस्था कोई मापदंड निकालती है, जैसे भुखमरी सूचकांक, गरीबी सूचकांक, तमाम तरह के सूचकांक होते हैं जो अर्थव्यवस्था के इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं। तो जब कोई विदेशी संस्था किसी सूचकांक में भारत को नीचे कर देता है तो भारत सरकार आगे आएगा, कहेगा कि ये गलत है, हम विदेशी को महत्व नहीं देते, भारत में स्थिति ठीक है। अब वहीं किसी सूचकांक भारत की अच्छी स्थिति आ जाएगा तब फिर सरकार आगे आएगा। हम कह रहे थे कि भारत इससे भी आगे है, और उस बात की सच्चाई आज खुल गई है। विपक्ष आंख उठाकर देख ले उस सूचकांक को, भारत कहां से कहां चला गया है। अब कोई फिर सूचकांक आएगा उसमें भारत नीचे है तो फिर विपक्ष हल्ला करेगा कि भारत नीचे जा रहा है, क्या कर रही है सरकार। तो सरकार आएगा। हमें लगता है विपक्ष विदेशी संस्था के साथ मिला हुआ है, डाटा विपक्षी ही दिया है उस संस्था को, नहीं तो विदेश से कैसे पता चल जाएगा कि भारत के लोग का स्थिति क्या है, कैसे हो जान जाता। तो ऐसी बात हो रही है। हालांकि हम आइए बात करते हैं। तो एक आ रहा है कि निम्न कोटि की मानव पूंजी, निम्न कोटि की मानव पूंजी, निम्न कोटि की मानव पूंजी है कि पीएचडी कर लिए हैं और 10 लाइन बोल नहीं सकते हैं, ये हुआ निम्न कोटि की मानव पूंजी। बात समझ रहे ना? निम्न कोटि की मानव पूंजी मतलब क्या, कि उस मानव के द्वारा उत्पादकता में कोई विशेष योगदान हो नहीं रहा है।
उनके पास कोई बेहतर स्किल नहीं है। तो निम्न कोटि की मानव पूंजी मतलब वो मानव जो उत्पादकता में, उत्पादन में अपनी भागीदारी को ठीक तरह से नहीं लगा सकता है। और ये निम्न कोटि की मानव पूंजी भारत में जो है, इसके भी कई कारण हैं। सबसे बड़ी कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। घर बैठे बैठे बीएड हो जाता है, गांव में रहते रहते आईटीआई हो जाता है, क्या जी? तो इस तरह से जब होगा तो अगर मान लीजिए कि घर बैठे बैठे आईटीआई कोई कर लिया, तो निश्चित तौर पर आईटीआई करने के बाद जो मानव में स्किल आता है उसको आएगा। अब कंपनी अगर उसको हायर कर लेगा कि अच्छा ये आईटीआई किया हुआ है, उत्पादन में बहुत सहयोग मिलेगा, तो कंपनी अगर उसको हायर कर लेगा तो कंपनी पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? यही है निम्न कोटि की मानव पूंजी, यही है निम्न कोटि की मानव पूंजी। और इसमें निम्न कोटि की मानव पूंजी भारत में है, उसका सबसे बड़ा कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली में काफी सारी खामियां हैं जिसको दूर करना आज भी बहुत जरूरी है। अब देख ही रहे, यूनिवर्सिटी जो है वह सर्टिफिकेट बांटने का अड्डा बन चुका है कि नहीं हो चुका है? अब तो सुनते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में भी क्लास नहीं लगता है। सुनने में आ रहा, वैसे लगता था, हम जिस समय थे तब तो लगता था, अच्छे से लगता था, ठीक है। कुछ कुछ था, जैसे भागलपुर का तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता था, बाकी यूनिवर्सिटी खटाल बन चुका है दोस्तों, ठीक है। सरकार को वहाँ पर डेयरी फार्म खोलवा देना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो निम्न कोटि की मानव पूंजी तैयार होगा ही होगा। और भी कई कारण है, जैसे दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का नहीं होना, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का नहीं होना भी, यानी हमारे जो राजनेताओं हैं उनकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है, वो कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या युवाओं के लिए। ये भी एक कारण है कि मानव पूंजी जो है निम्न स्तर का है। यानी कि उत्पादन के प्रक्रिया में अमेरिका के लोग जितनी अच्छी तरह से भागीदारी दे सकते हैं, उतनी अच्छी तरह से भागीदारी भारत के नागरिक नहीं दे सकते। एनी प्रॉब्लम है? समझ गए? एक करे कि सरकार पैसा छापकर देश को विकसित कर सकता है ना, जैसे अमेरिका ने किया था। नहीं, अमेरिका पैसा छापकर मंदी को दूर किया था। तो ध्यान दीजिए, कल हम जॉन मेनार्ड किन्स का एक एग्जाम्पल बताए थे। जॉन मेनार्ड किन्स ने पैसा छापकर अमेरिका को विकसित नहीं बनाया था, बल्कि पैसा छापकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो मंदी में चली गई थी, उस मंदी से बाहर निकाला था। पैसा हम उतना ही छाप सकते हैं जितना हमारे यहां क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। किसका? वस्तु और, जैसे हमारे देश में वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ 158 करोड़, तो सरकार इकोनॉमी में कितना मुद्रा रखेगी? 158 करोड़, ताकि जितना चीज बना वो बिक जाए। हालांकि भारत विकासशील देश है, जितना उत्पादन हुआ उससे कुछ ज्यादा मुद्रा को अर्थव्यवस्था में रखती है। अगर हम उत्पादन से ज्यादा नोट छापकर अर्थव्यवस्था में डाल देंगे तो वो नोट सिर्फ महंगाई को क्या करेगा? बढ़ाएगा, वो वास्तविक काम नहीं करेगा। तो एक देश के अर्थव्यवस्था में मुद्रा जितना मन उतना छापकर डाला नहीं जा सकता है, बल्कि उतना ही डाला जा सकता है जितना का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। जितना का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। और हर वर्ष मुद्रा की मात्रा उतनी ही बढ़ानी चाहिए जितना हमारा क्या बढ़ रहा है। यानी प्रति वर्ष हमारा उत्पादन में कितना की बढ़ोतरी हो रही है, तो प्रति वर्ष सरकार करेंसी में भी कितना बढ़ोतरी करेगा? 7% करेगा दोस्तों। क्लियर है ना? तो हम जितना मन उतना पैसा नहीं छाप सकते हैं, बल्कि हम जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही छाप सकते हैं। मुद्रा गरीबी दूर करने का
उपाय नहीं है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है कि जो उत्पादित हुआ है वो अच्छी तरह से एक दूसरे के पास पहुंच जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। क्लियर बात समझ में आई? अब दोस्तों, हमने अर्थव्यवस्था को साधनों के स्वामित्व के आधार पर बांटे। हम अर्थव्यवस्था को विश्व बैंक के नजरिए से भी देखे। हम अर्थव्यवस्था के बारे में जो योजना आयोग ने कल्पना की थी उस पर भी चर्चा किए। लेकिन अर्थव्यवस्था को एक और नजरिए से बांटा जा सकता है। अर्थव्यवस्था को एक और नजरिए से बांटा जा सकता है, वो है दोस्तों आर्थिक संबंधों के आधार पर। आर्थिक संबंधों के आधार पर वर्तमान का जो विश्व है, इस वर्तमान के विश्व में हर देश एक दूसरे पर कुछ ना कुछ के लिए क्या है, निर्भर है। वर्तमान समय में विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पूर्ण रूप से क्या हो, आत्मनिर्भर हो। है कोई देश? नहीं है। वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य कुछ इस तरह से एक दूसरे देशों में समा चुकी है कि हर देश अपने किसी न किसी कार्य के लिए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए किसी दूसरे देश पर क्या है, निर्भर है। भारत ही पेट्रोलियम के लिए खाड़ी देश यानी सऊदी अरब, कुवैत, ईरान पर निर्भर है। ईरान खाड़ी देश में नहीं आता, सॉरी। अगर हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे तो फिर हम पेट्रोलियम की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब फिर वही खाड़ी देश हम पर अनाज के लिए निर्भर है, क्योंकि खाड़ी देश में पेट्रोलियम है तो उत्पादन यानी कि अनाजों का उत्पादन उतनी व्यापक तरीके से नहीं होती है। खाड़ी देश में उत्पादन होती भी है अनाजों को तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उससे सस्ता उसको भारत से मंगा लेना ही पड़ेगा। तो वर्तमान में वैश्वीकरण का दौर इतना प्रबल हो चुका है, वर्तमान में सोशल मीडिया का प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि हर देश एक दूसरे से किसी न किसी वस्तु के लिए, किसी न किसी सेवा के लिए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या एक देश से आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं। इन आर्थिक संबंधों के आधार पर आप पूरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा खुली अर्थव्यवस्था। एक बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा खुली अर्थव्यवस्था। तो हम विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में भी बांट सकते हैं। और यह बंटवारा हो रहा है किस पर? आर्थिक संबंधों के आधार पर, आर्थिक संबंधों के आधार पर। और बंद अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है, यह शब्द में ही छुपा हुआ है। अगर एक देश का विश्व के किसी भी देश के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है तो वो क्या है? बंद अर्थव्यवस्था। एक देश का विश्व के किसी भी देश से कोई आर्थिक संबंध नहीं है तो वो कैसी अर्थव्यवस्था है? और अगर कोई आर्थिक संबंध नहीं है एक देश का तो निश्चित तौर पर वो ना तो निर्यात कर रहा है और ना ही आयात कर रहा है। तो बंद अर्थव्यवस्था को आप दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला कि अगर एक देश का विश्व के शेष देशों के साथ कोई आर्थिक संबंध ना हो तो वो कैसी अर्थव्यवस्था? एक देश का विश्व के शेष देशों के साथ कोई आर्थिक संबंध ना हो तो वो कैसी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। या एक देश न तो आयात कर रहा है न ही निर्यात कर रहा है, वो कैसी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। और वर्तमान में विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। एक समय था जब कहा जाता था कि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब तो उत्तर कोरिया के भी राष्ट्रपति ट्रेने से रूस चला गया, ट्रेने से चीन चला गया और जोर आया किसको? आर्थिक संबंधों को। तो अब तो हम उत्तर कोरिया को भी हम बंद अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते थे।
लंबे समय तक उत्तर कोरिया को अर्थशास्त्री क्या मान रहे थे? और मान रहे थे कि उसका किसी भी देश के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आप अखबारों में पढ़े होंगे कि किम जोंग जो है ट्रेन पर बैठकर गया चाइना, हवाई जहाज पर नहीं चढ़ता है, सोचता है कि ऊपर में ही अमेरिका उड़ा देगा मिसाइल से, ठीक है। तो वो उत्तर कोरिया और चाइना और उत्तर कोरिया रूस के बीच रेलवे सेवा आसानी से लागू हो सकती है, तो रेल से दोनों जगह यात्रा करके दोनों जगह से आर्थिक संबंध जोड़े। तो बंद अर्थव्यवस्था समझे कि नहीं समझे? और अगर बंद अर्थव्यवस्था समझ गए तो खुली को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक देश का विश्व के शेष देशों के साथ कोई ना कोई आर्थिक संबंध है तो निश्चित तौर पर वो कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था है। एक देश आयात निर्यात कर रहा है तो वो कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था है। क्लियर हो गया? तो हम विश्व के भिन्न भिन्न देश के अर्थव्यवस्थाओं को बंद और खुली में भी बांट सकते हैं। एक देश का विश्व के किसी भी देश के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। अगर कोई देश आयात निर्यात नहीं करता तो वो कैसी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का कोई भी उदाहरण मौजूद, समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी कोई उदाहरण मौजूद नहीं है। और एक देश विश्व के शेष देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं, एक देश आयात निर्यात कर रहा है तो वो कैसी अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था भी क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है। और हम लोगों का तो बहुत खुली है। नेपाल का सीमा अभी भी खुली है क्या? जितना हम लोग खुले हैं उतना शायद ही खुले। हाँ, अमेरिका कनाडा का भी बॉर्डर भारत नेपाल के बॉर्डर की जगह तरह ही बहुत शांत है। तो हम लोग खुली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। लेकिन भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है क्योंकि भारत का आर्थिक संबंध विश्व के लगभग सभी देशों के साथ है। और अब तो वर्तमान में कहा जाए कि भारत खुली थोड़े विश्व गुरु बन चुका है। हालांकि विश्व गुरु का लाइसेंस कौन दिया भारत को अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का दावा है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। खैर, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे इलेक्शन के बाद। अभी आचार संहिता लागू है इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री है, वो भारत को बंद अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखते हैं। कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री भारत की अर्थव्यवस्था को खुली ना मानकर क्या मान रहे हैं? बंद मान रहे हैं। और जो अर्थशास्त्री भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था की संज्ञा दे रहे हैं, उन अर्थशास्त्रियों के नजर में केवल अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कुछ ही देश क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। बाकी सबको ये क्या घोषित कर दिए? बंद घोषित कर दिए। अब कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री भारत को बंद अर्थव्यवस्था की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? तो उन आधुनिक अर्थशास्त्री का कहना है कि भारत का रुपया भारत में ही चलता है, नेपाल और भूटान में चलता है। रुपया जब इतने सीमित क्षेत्रों में चलता है अथवा भारत की करेंसी इतने सीमित क्षेत्रों में चलता है, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? बंद है। अगर भारत की करेंसी पूरे विश्व में मान्य होता तो हम भारत को क्या करते? लेकिन ऐसा तो है नहीं। भारत की करेंसी भारत, नेपाल और भूटान जैसे कुछ ही देशों में मान्य है। नेपाल में तो वो भी 500 रुपए के नीचे का ही चलता है, 500 रुपए का वो भी बंद कर दिया है। तो एक कारण देते हैं आधुनिक अर्थशास्त्री भारत को बंद होने के लिए कि भारत का रुपया भारत के अतिरिक्त दो छोटे देश में चलता और कहीं पर चलता नहीं है। दूसरा कारण ये देते हैं कि आरबीआई का विनिमय दर पर अधिक नियंत्रण है। आरबीआई का विनिमय दर पर क्या है? अधिक नियंत्रण है। अब इस लाइन को समझ लीजिए। विनिमय दर को अंग्रेजी में एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि $1
80 रुपया होगा। $1 कितना होगा? तो $1 के लिए 80 रुपया मिलेगा, यानी विनिमय दर कितना है? 80 है। तो ये विनिमय दर जो तय होता है, ये विनिमय दर जो तय होता है किसके आधार पर? मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। लेकिन भारत में विनिमय दर पर नजर कौन बनाए रखता है? आरबीआई। जब देखता है कि रुपया कमजोर हो रहा है मांग और डिमांड के अनुसार, तो वो विनिमय दर को क्या कर देता है? रोक देता है। जबकि अमेरिका या ब्रिटेन ऐसा नहीं करता है। वे अपने करेंसी का विनिमय के लिए पूरी तरह से डिपेंड है किस पर? लेकिन भारत में विनिमय दर पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर डिपेंडेंट नहीं है। इसमें समय समय पर आरबीआई क्या करते रहता है? हस्तक्षेप करते रहता है। जैसे $1 80 है, अचानक रुपया का भाव बहुत गिरने लगा, मतलब 80 से 85 हो गया, 85 से 90 हो गया, किसके आधार पर? तो तुरंत आरबीआई चेत जाएगा। वो विनिमय दर को तत्काल क्या करेगा? बंद कर देगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं रुपया और ना गिर जाए डॉलर के मुकाबले। तो जो विकसित देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दो देश, वे अपने करेंसी को टोटली विनिमय दर जो निर्धारित करते किस पर? लेकिन भारत में विनिमय दर पर थोड़ा नियंत्रण रखता कौन? आरबीआई। ऐसा नहीं कि आरबीआई पूर्ण नियंत्रण रखता है, लेकिन आरबीआई नियंत्रण में थोड़ा बहुत रखता है। वो इसलिए कि वो चाहता है कि रुपया बहुत ज्यादा न गिरे। तो आरबीआई का जो रुपये के विनिमय दर पर थोड़ा बहुत कंट्रोल है, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? बंद है। तो कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं। कितने कारणों से? 2 कारणों से। पहला कारण है कि भारत की करेंसी भारत तथा कुछ छोटे देश में ही मान्य है और विश्व में कहीं मान्य नहीं है। दूसरा, विनिमय दर पर, एक्सचेंज रेट पर, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना होगा, रुपया के मुकाबले डॉलर कितना होगा, इस विनिमय दर पर भारत के जो विनिमय दर है रुपया का, वो पूरी तरह से बाजार के अधीन न होकर उस पर कुछ कंट्रोलिंग है किसका? जिसके कारण वे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन जो अर्थशास्त्री भारत को बंद अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, उसके विरोध में हम कितना ही तथ्य रख सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद नहीं है, बल्कि क्या है? खुली है। और भारत की खुली अर्थव्यवस्था को साबित करने के लिए इन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के सामने हम 3 ही तथ्य रख देंगे तो काफी हो जाएगा। आप 3 तथ्य को पढ़िए जो भारत को बिल्कुल खुली अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से साबित कर सकता है। मनी एक्सचेंज क्या है? मनी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज होता है, हिंदी में शेयर बाजार। ब्राजील की जो स्थिति है, वो आधुनिक अर्थशास्त्री की नज़र में ब्राजील को बंद अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि ब्राजील के पास भी कई ऐसे तथ्य जो अपने आप को वो क्या दिखा सकता है? खुली दिखा सकता है। 85-90 लिखे हैं कि अभी $1 बराबर 80 है, $1 बराबर 85 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ रुपये का भाव क्या हो गया? घट गया। $1 90 हो जाएगा, यानी $1 आपको लेना हो तो उसके लिए रुपया करेंसी कितना देना है? 80। लेकिन ये 80 से कितना हो जाए? तो इसका मतलब डॉलर का भाव बढ़ गया या रुपया का भाव घट गया, ये बताए हैं। तो जब डॉलर के मुकाबले या अन्य विदेशी करेंसी के मुकाबले मांग और पूर्ति के आधार पर रुपया का भाव बहुत ज्यादा गिर जाए तो तुरंत एक्शन लेने लगेगी कौन? आरबीआई। और तुरंत वो ऐसी व्यवस्था करेगी कि विनिमय दर रुक जाए और रुपया और अधिक न गिरे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? एक पूछ रहा कुवैती दिनार कितना होता है? कुवैती दिनार अब कितना होता है अभी तो हमें याद नहीं है दोस्तों।
लेकिन कुवैत बहुत विकसित देश है, अमेरिका से भी ज़्यादा डेवलप्ड है। मतलब नागरिकों के रहन सहन के स्तर के आधार पर कुवैत काफ़ी विकसित देश है। विकसित देश इसलिए कुवैत की संसाधन बहुत है और जनसंख्या बहुत कम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा विकसित है। कुवैत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से भी ज़्यादा है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर। अब तो कितना है, आज तो खत्म नहीं हो पाएगा, तो कल ही खत्म करते हैं इसको। इकोनॉमी समझ में आ रहा है ना? हर बरानो नहीं है, 2-4 पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम क्लियर कर देंगे कल के क्लास में। मिलिए दोस्तों कल के क्लास में। चलिए, निशा कुमारी, दीपक राम, अमन वर्मा, रितेश कुमार, सुमन कुमारी। शेयर मार्केट अभी है समय। अभी दोस्तों इकोनॉमी का तो शुरुआत किए हैं, बहुत चीज आगे क्लियर होगा। सब्जेक्टिव याद नहीं, सब्जेक्टिव को समझना है। एक बात आ रहा है कि सब्जेक्टिव याद करे कि ऑब्जेक्टिव याद करे। सब्जेक्टिव को समझना है और सब्जेक्टिव को समझने का काम हम क्लासरूम में कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं क्लासरूम में उड़ा रहे हैं सब कुछ को। तो जब हमारी सब्जेक्टिव की समझ क्लासरूम में बन जा रही है तो फिर हम याद उसको नहीं करेंगे, याद पहले ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ऑब्जेक्टिव को करेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले याद करेंगे। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट अभी पढ़ने में टाइम है। एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, वित्त बाजार, उसी में हम शेयर बाजार को यूसीजी नेट यहाँ से हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यूसीजी नेट यहाँ से नहीं हो पाएगा। यूसीजी नेट का सिलेबस हम तो पूरी तरह से करवाते नहीं है। कोर्स बहुत लेट हो जाएगा। नहीं जी दोस्तों, दरोगा एग्जाम से पहले कोर्स खत्म होगा, काहे टेंशन ले रहे हैं? आप जानते हैं जीएस का कितना बड़ा कोर्स है, तो लंबा तो समय लगेगा ही।